नमस्कार, सेहत संदेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अशोक। आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि रेजिस्टेंट क्या होता है और रेजिस्टेंट किन कारणों से होता है। तो रेजिस्टेंट का हिंदी अर्थ है बेअसर। मेरे अनुमान है कि कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि यह एक कॉमन शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी ये जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंट की स्थिति सिर्फ मेडिकल के ही क्षेत्र में नहीं आती है, ये हमारे दैनिक और व्यवहारिक जीवन में भी आती है। और मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सन 1998 में जब भारत ने अपने लिए परमाणु बम बनाया, तो उसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने भी अपने लिए परमाणु बम बना लिया। परंतु पाकिस्तान को अपने परमाणु बम पर कुछ ज़्यादा ही नाज था, क्योंकि कहावत है अंधे के हाथ बटेर। तो क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं, तो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा कुछ तनातनी रहता ही है। तो छोटी छोटी बातों में भी पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम की धमकी देना शुरू कर दिया। तो जब उसने पहली बार भारत को परमाणु बम की धमकी दिया, तो दुनिया के लोग थोड़ा डरे, भारत के लोग भी थोड़ा सहमे। फिर क्या हुआ कि ये प्रक्रिया आगे भी चली। कुछ दिन के बाद फिर किसी छोटे छोटे मैटर में फिर उसने परमाणु बम की धमकी दिया। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसने परमाणु बम की धमकी दिया। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी के प्रति लोग बेअसर हो गए। पूरी दुनिया और भारत के लोग उसकी धमकी को गंभीरता से लेना ही छोड़ दिए। दोपहर को पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी देता है, और शाम को भारत के लोग शादी विवाह आज के फंक्शन में डीजे पर डांस कर रहे होते हैं। उनको कोई चिंता ही नहीं कि परमाणु बम गिरने वाला है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो हमेशा गिरता रहता है। जब परमाणु बम की धमकी का पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया, तो लोगों में उसके प्रति रेजिस्टेंट की स्थिति आ गई। दूसरा उदाहरण, मैं कई परिवारों में देखा हूँ कि घर का कोई वरिष्ठ सदस्य जिसने परिवार के लिए काफ़ी कुछ त्याग किया हो, संपत्ति बनाया हो, या उसकी वरिष्ठता के कारण लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। वो किसी को भी डांट सकता है, किसी के ऊपर गुस्सा दिखा सकता है, उसके पास ये वीटो पावर है। परंतु जब उस व्यक्ति ने अपने इस वीटो पावर का गलत इस्तेमाल, गैर जरूरी रूप से इस्तेमाल करने लगता है, रोज किसी न किसी बात को लेकर छोटे छोटे मैटर में भी परिवार के सदस्यों के ऊपर गुस्सा दिखाने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो फिर लोगों में रेजिस्टेंट की स्थिति आती है और उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ता है, उनके चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ता है। वो चिल्लाते रहते हैं और परिवार के सदस्य अपने मस्त हैं। वो चिल्ला रहे हैं, पड़ोस का कोई कहता है कि अरे क्या बात है, आज दादाजी गुस्सा में हैं, तो परिवार के सदस्य कहते हैं कि अरे छोड़ो ना, चिल्लाने दो, उनका रोज का काम है, बिना वजह के ही चिल्लाते हैं। तो इस तरह से जब दादाजी ने अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया, गैर जरूरी रूप से उसका इस्तेमाल करने लगे, तो लोग उनके डांट के प्रति, उनके गुस्से के प्रति बेअसर हो गए और रेजिस्टेंट की स्थिति आ गई। तो इसी तरह से जब भी किसी चीज़ का गलत ढंग से दुरुपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंट की स्थिति आ जाती है। और मेडिकल के क्षेत्र में जब एंटीबायोटिक का दुरुपयोग किया जाता है, गलत ढंग से उसका उपयोग किया जाता है, तब भी रेजिस्टेंट की स्थिति आ जाती है। और वही बैक्टीरिया जो पहले उस एंटीबायोटिक से मर जाता था, बीमारी ठीक हो जाती थी, अब उसके ऊपर उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो इसी को कहते हैं रेजिस्टेंट। अब आइए समझते हैं कि आखिर किन गलतियों के कारण रेजिस्टेंट की स्थिति आती है। तो इसमें पहला कारण है कि जब मरीज स्वयं आधी अधूरी जानकारी लेकर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाने लगता है, तो ऐसी स्थिति आती है
एक बार मेरे क्लिनिक पर एक मरीज आया, जिसके कमर में दर्द थी। उसने दवा लिया। दवा लेने के बाद 2-4 कदम आगे गया और फिर वापस आके मुझसे पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब, इस दवा में एंटीबायोटिक दिए हैं ना? उस बेचारे को आधी अधूरी जानकारी थी। उसको यही मालूम था कि हर बीमारी में एंटीबायोटिक खाना ज़रूरी है। बिना एंटीबायोटिक के कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग जो आधी अधूरी जानकारी लेकर और स्वयं से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी स्थिति आ जाती है। दूसरा कारण है, ये गलती अक्सर डॉक्टरों द्वारा होती है अपने किसी लाभ के लिए। वायरल बीमारियों में भी जहाँ एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, 4th और 5th जनरेशन की एंटीबायोटिक दवाएं खूब खिलाई जाती हैं। तो ऐसे में एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तीसरा कारण है दवा का कम डोज में इस्तेमाल करना। जब कोई एंटीबायोटिक दवा बनती है तो उस पर काफ़ी रिसर्च होती है कि एक वयस्क आदमी के एक दिन में कितने mg दवा खाना है। मान लीजिए कोई दवा एक वयस्क आदमी के लिए एक दिन में 1000 mg खाना है और कोई आदमी उसको 500 mg खा रहा है, 250 mg सुबह खा रहा है, 250 mg शाम। तो ऐसे में वह बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा क्योंकि डोज बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में रेजिस्टेंट की स्थिति आ जाती है। ये कुछ वैसे ही है जैसे आपके घर में सांप निकला, आप उसको लाठी से नहीं मार के झाड़ू से मार रहे हैं, तो क्या होगा? झाड़ू से तो मरेगा नहीं, वह और भी खतरनाक हो जाएगा। चौथा कारण है कि दवा को बहुत कम समय तक खाई जाती है। यहाँ तक कि गांव देहात में लोग 1-2 खुराक में ही ठीक होने की उम्मीद करते हैं और दवा पहले ही बंद कर देते हैं, तो भी ऐसी स्थिति आती है। आजकल ऐसी रेजिस्टेंट की स्थिति टीबी की बीमारी में ज़्यादा आ गई है, क्योंकि इस बीमारी में लंबे समय तक दवा खाना होता है और काफ़ी लोग चाहे आर्थिक कारणों से या किसी कारण से दवा को समय से पहले ही बंद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है। इसी तरह से इस समय आप सभी ने महसूस किया होगा, देखा होगा कि दाद जिसको हो जा रही है जल्दी ठीक नहीं हो रही है। जो दाद पहले 10-20 रुपए में ठीक हो जाती थी, अब उसको ठीक करने के लिए 10,000 भी खर्च करना पड़ रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको दस्त या पेचिश की समस्या है, तो आपके हाथ में उसके प्रोटोजोआ तो लाखों करोड़ों में होंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए उसकी संख्या 100 बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके हाथ में प्रोटोजोआ की संख्या 100 है। आपने उनको मारने के लिए पहली खुराक दवा खाई तो 30 प्रोटोजोआ मर गए, लेकिन इस दौरान 10 और बढ़ भी गए, तो 100 में से 30 मरे तो 70 हुए, लेकिन 10 बढ़ भी गए तो फिर 80 हो गए। आपने दूसरा खुराक खाया तो 30 फिर मरे, 80 में से 30 मरे 50 हुए, लेकिन इस दौरान 10 बढ़ भी गए, फिर 60 हो गए। फिर आपने तीसरी खुराक दवा खाई तो 60 में से 30 मरे, लेकिन इस दौरान फिर 10 बढ़ गए तो 40 हो गए। फिर आपने चौथी खुराक दवा खाई तो 40 में से 30 मरे, 10 हुए बचे, लेकिन इस दौरान फिर 10 बढ़ गए तो 20 हुए। अब 100 की संख्या थी पहले, अब 20 हो गई। आप ठीक महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं ठीक हूँ, आपने दवा बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा? 1 हफ्ते 10 दिन बाद उनकी संख्या 20 से फिर 100 हो जाएगी, और इस बार जो 100 हुई है, तो ये जो 20 थे इस दवा को झेल चुके हैं और इन्हीं से उनकी संख्या 100 हुई है। अब आप फिर उसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने फिर वही दवा दिया। तो पहली जब आप एक खुराक में 30 प्रोटोजोआ मरते थे, इस बार वे मजबूत हैं, 30 नहीं, इस बार वो 25 ही मर रहे हैं। और फिर आप दवा खाते खाते फिर जब थोड़े से बच गए तो आपने फिर दवा बंद कर दिया। जब यही प्रक्रिया बार बार होगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वही दवा अब उस प्रोटोजोआ के ऊपर बिल्कुल बेअसर है, वे सब इस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो गए।
पांचवा कारण है वो है कि आजकल पशुपालन, मछली पालन और पोल्ट्री फार्मों पर एंटीबायोटिक का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है। पशुपालन में जब पशु बीमार होते हैं तो उनको हाई डोज में एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, और एक पशु जब कोई एंटीबायोटिक खा लेता है तो कम से कम 3-4 दिन तक उसके दूध में एंटीबायोटिक का कुछ असर आता है, और उस दूध को जब हम सब इस्तेमाल करते हैं तो वह एंटीबायोटिक बिना किसी वजह के हमारे शरीर में आती है और रेजिस्टेंट की स्थिति पैदा होती है। तो पशुओं में तो ये कभी कभार होता है क्योंकि वे उनको रोज़ नहीं खिलाई जाती, परंतु मछली पालन और मुर्गी पालन में ये अपने फ़ायदे के लिए उसके बिजनेस करने वाले सोचते हैं कि कोई मरे ना, कोई बीमार ना हो, खूब ग्रोथ हो। इसके लिए वे एंटीबायोटिक को गैर ज़रूरी रूप से रोज़ खिलाते हैं, खूब हाई डोज में खिलाते हैं, और उन मछलियों को, उन मुर्गियों को जो मांसाहारी लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी यह एंटीबायोटिक बिना किसी वजह के जाती है, और इसके कारण भी रेजिस्टेंट की स्थिति आती है। जो उम्मीद है आप सबने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कैसे होते हैं और रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।